हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस गो एजुकेशन में। अब टॉप टॉप मैंने 25 क्वेश्चन आज ले आए हैं और सेट है ये 42। इसके पहले मैंने 41 तक करवा दिया है, वो आप लोग जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे वैसे नहीं है। तो ये सारा आपका रिविजन क्लास है, एक तरह से समझो। ये चुन चुन के जो ला रहे हैं हम क्वेश्चन वो है, ठीक है। और एलटी की भर्ती निकल आई है, अब 28 तारीख से डेट मतलब आ जाएगी, मतलब फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। अभी अगर ओटीआर आपने नहीं बनाया है तो ओटीआर प्लीज आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि फिर नेट जब एकदम से नजदीक आ जाता है तो सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। तो आप देखते हैं कि कोई भी फॉर्म अगर भरना होता है तो उस टाइम फिर बहुत ज्यादा सर्वर मतलब बिजी हो जाता है, फिर मतलब हैंग होने लगता है, एक तरह से काम ही नहीं करता। 24-24 घंटे बच्चे लगे रहते हैं, लाखों के बच्चे भरते हैं फॉर्म। तो आप खुद सोचिए। तो है ना, आप कर लेना ओटीआर, आप बना लेना अपना अभी से, ताकि रजिस्ट्रेशन हो रहेगा तो आपका फॉर्म जल्दी भर जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एलटी ग्रेड के और काफी अच्छी वैकेंसी आई है। 2018 में आई थी 10,000 से कुछ ज्यादा आई थी, 10,000 आसपास। नहीं, 10,000 आई थी, उससे ज्यादा ही थी। और इस बार आई है 7,500 समथिंग, है ना, 7,566 कुछ ऐसे है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को अपने आरंभ करते हैं। और जो क्लास में पहली बार आए हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, ठीक है। आप लोग मैसेज नहीं करते यार, आप लोग बताते नहीं हो कुछ, वैसे ना मजा नहीं आता, तो फिर क्लास नहीं लाने का मन होता है। हमें भी देखो मोटिवेट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप कुछ भी मैसेज दोगे या कुछ हिंट दोगे तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा ना कि आप लोगों को कैसी क्लास चाहिए और पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम वीडियो नहीं अपनी ला रहे हैं क्योंकि इसमें ना बहुत छोटा छोटा दिखता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को वीडियो हमारी आती है तो पसंद ही नहीं आती, बिना वीडियो की क्लास बनाऊं तो भी अच्छा है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सनफराइजिंग का तात्पर्य किस वस्त्र के धोने के बाद होता है? सनफराइजिंग जो है, सनफराइजिंग एक परिसज्जा है। सनफराइजिंग का तात्पर्य किस वस्त्र के धोने के बाद किया जाता है, मतलब ये एक परिसज्जा है, किस वस्त्र पे किया जाता है, इसके करने से क्या होता है? तो ए ऑप्शन है रंग नहीं छोड़ेगा, बी ऑप्शन है फैलेगा नहीं, सी ऑप्शन है सिकुड़ेगा नहीं, डी ऑप्शन है खींचेगा नहीं। तो सनफराइजिंग परिसज्जा जो होती है वस्त्र को धोने के बाद इसको किया जाता है, इससे क्या है, एक ही सिकुड़न प्रतिरोधी परिसज्जा है, इससे वस्त्र जो है सिकुड़ता नहीं है, स्थायी जो है असिकुड़न हो जाता है, मतलब कि सिकुड़न प्रतिरोधी सज्जा है, इससे सिकुड़न दूर हो जाती है, फिर बार बार कपड़ा सिकुड़ता नहीं है धोने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल एवं डार्सी का अनुसार अमानवीय साधन है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार, ये डार्सी हो गया, दर्शी लिख गया, यहाँ पे डार्सी होगा, ठीक है, ये डार्सी होगा। तो अमानवीय साधन इन्होंने कौन सा माना है? बाकी तो देखो इन्होंने जो ग्रास एवं कैंडल माना है और इनका जो सेम है मानवीय साधन ही है, बाकी इन्होंने एक ऐसा है जो इन्होंने अमानवीय माना है। और ग्रास एवं कैंडल क्या माना है? उसे मानवीय माना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है भावनाएं, डी ऑप्शन है योग्यताएं। तो इसमें क्या माना इन्होंने? समय। समय को इन्होंने क्या माना? अमानवीय माना है, कि समय मानवीय नहीं है, इंसान के खुद के अंदर नहीं होता है। जो चीजें खुद के अंदर विद्यमान होती है, जैसे कौशल है, शक्ति है, भावनाएं है, ऊर्जा है, ये सब क्या है, इंसान के खुद के द्वारा है, मेहनत है, ये सब क्या है, मानवीय साधन है ना। लेकिन समय ऐसी है कि ये अमानवीय है ना, तो इन्होंने अमानवीय माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सराइजिंग, ये परिसज्जा होगा, यहाँ पे परिसर लिख गया है, परिसज्जा, ठीक है, परिसज्जा। मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। तो मर्सराइजिंग जो परिसज्जा है वो किन वस्त्रों पर की जाती है? ए ऑप्शन है ऊनी वस्त्रों पर, बी ऑप्शन है सूती वस्त्रों पर, सी ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों पर, डी ऑप्शन है कृत्रिम वस्त्रों पर। ये रेशमी है, यहाँ पे ऐसे होगा रेशमी। तो किन वस्त्रों पर की जाती है? रेशमी वस्त्रों पर, ठीक है, रेशमी वस्त्रों पर मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, एंडोमार्फिक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका कैसा व्यक्तित्व होता है? ए ऑप्शन है दुबले और लंबे होते हैं, बी ऑप्शन है चिड़चिड़े होते हैं, सी ऑप्शन है प्रसन्नचित्त होते हैं, डी ऑप्शन है छोटे और मोटे होते हैं। तो एंडोमार्फिक जो होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं। छोटे मोटे जो छोटे और मोटे होते हैं ना, वो आनंदमय होते हैं, आराम उनको बहुत पसंद होता है, कामकाजी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, एंडोमार्फिक होते हैं। अच्छा, इसको एंडोमार्फिक जो ये व्यक्तित्व का जो दिया किसने है? सैंडल ने। किसने दिया है? सैंडल ने दिया है। सैंडल ने कब दिया है? 1940 में, 1940 में, ठीक है, 1940 में सैंडल ने बताया है। इन्होंने एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक ये सब बताया है, तो सैंडल ने दिया है, सैंडल द्वारा बताया गया। क्रैसमैन ने भी बताया है, क्रैसमैन ने देखो दूसरी तरह बताया, उन्होंने गोलाकार, स्थूलकार, आयताकार, लंबाकार ऐसे बताया है ना, सब अपना अपना नाम दिए हैं। तो इन्होंने दुबले और लंबे लोगों को कैसे बताया? दुबले और लंबे लोगों को एक्टोमार्फिक बताया है,
जो दुबले और लंबे लोग हैं, देखिए इसमें आएगा नहीं ना तो मैं वो कर देती। दुबले और लंबे लोगों को क्या है, एक्टोमार्फिक बोलते हैं। और चिड़चिड़े जो होते हैं ना, चिड़चिड़े छिड़काए होते हैं, अर्थनेटिक होते हैं। चिड़चिड़े जो होता है अर्थनेटिक, प्रसन्नचित जो मिला जुला होता है, मेसोमार्फिक होते हैं। ये मेसोमार्फिक होते हैं। ये प्रसन्नचित वाले जो है मेसोमार्फिक आयताकार होते हैं, आयताकार बोल दो या मिश्रित होते हैं, मिला जुला सबका रूप होते हैं प्रसन्नचित जो होते हैं। ना बहुत लंबे होते हैं, ना बहुत छोटे होते हैं, ना बहुत मोटे होते हैं, एक मीडियम साइज होता है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन है 1 से 1.5 वर्ष में, बी ऑप्शन है 1.5 से 2 वर्ष में, सी ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष में, और डी ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष में। तो ईर्ष्या भाव का जो इनमें वो उत्पन्न होता है ना, मतलब कि जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो कहते नहीं कि हमारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है, इनको गोदी मत लो, ऐसे होता है ना, बच्चे आपस में करते हैं ईर्ष्या भाव। जैसे कोई माँ है दूसरे के बच्चे को गोदी ले लिया, तो उनमें क्या है ना कि एक ईर्ष्या हो जाती है कि मेरी मम्मी ने इनको गोदी क्यों ले लिया, है ना। तो ये किस उम्र में होता है ये बताना है। 1 से 1.5 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में। तो कब होता है? 3 से 4 वर्ष में होता है। जब 3 से 4 वर्ष के बच्चे वैसे तो अब आजकल के बच्चे ना 2-3 वर्ष में भी इतना समझदार होते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा उनमें जेलस भावना आ जाती है। लेकिन 3 से जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। चिकनाई वाले जो धब्बे छुड़ाए जाते हैं उनके लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? ए ऑप्शन है रासायनिक विधि, बी ऑप्शन है अवशोषक विधि, सी ऑप्शन है घोलक विधि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं अवशोषक में? देखो आते हैं टेल्कम पाउडर आता है, चाक आता है, बेकिंग सोडा आता है। ये सब क्या है? ये चिकनाई पे ऐसे डाल दिया जाता है और वो छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे टेल्कम पाउडर है ना, उसको जहाँ पे आपके तेल लग गया कपड़े में या घी या ऑयल कुछ लग गया है, तो उसमें उसको उसमें डाल दो, पाउडर डाल दो या टेल्कम पाउडर या चाक डाल दो, तो उसमें डाल दो, उसको कपड़े को ऐसे ही रख दो, फिर वो धीरे 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 सोख लेगा, पूरा जो कर लेगा। फिर उसको कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, फिर उसको झाड़ दो ब्रश से, है ना। ब्रश से झाड़ दोगे तो इसमें उसमें एकदम चिकनाई चली जाती है। फिर बस उसको साबुन से धो डालो, हो गया। रासायनिक विधि में कौन सा आता है? रासायनिक विधि में जैसे पेट्रोल वगैरह है ना, ये सब आते हैं। पेट्रोल है, अल्कोहल है, स्प्रेड है, ये सब चीजें जो है उसमें आती है, रासायनिक विधि में आती है। और घोलक है, नींबू है, सिरका है, इसमें जो है इसमें आता है। नींबू वगैरह है, ऐसे नींबू भी लगा कर करते नहीं है, चल नहीं रहा मेरा पेन, क्या ही बताऊं। तो वो होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 24। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है? 24। कितनी है? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आयोग ने माना है, देखिए उसके अनुसार हम अभी आंसर बता रहे हैं। जहां पे हमें थोड़ा गलत भी लगा है, कुछ आयोग में कुछ हमें कैसे लगा कि कुछ गलत भी है, तो उसमें हम अपने तरीके से सही भी बता देंगे और उनका भी आंसर बता देंगे। वैसे तो ये बहुत ही सरल है, सही पूछो तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर है ये जो बना हुआ है। अब तो इतने सरल बनते भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा पर पाचन क्रिया करने वाला कौन सा एंजाइम है? ए ऑप्शन है एमिनोलिटिक एंजाइम, बी ऑप्शन है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, सी ऑप्शन है लिपियोलिटिक एंजाइम और डी ऑप्शन है एमाइलेज। तो कौन सा है? लाइपोलिटिक एंजाइम या लाइपेज? इसको लाइपेज भी बोलते हैं, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। और ये जो है ना एमिनोलिपिड एंजाइम, ये एमिनोलिपिड एंजाइम जो है ये दवा ये खाद्य परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, दवा प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो एक होता है ना, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ये है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। ए ऑप्शन है 3 माह की आयु से, बी ऑप्शन है 5 माह की आयु से, सी ऑप्शन है 4 माह की आयु से, डी ऑप्शन है 6 माह की आयु से। देखिए इसमें ना आंसर क्या होगा कि शिशुओं को पूरक आहार कब से देना चाहिए? ये आपने देखो स्वास्थ्य विभाग में उसमें सुना होगा कि 6 माह की आयु होने के बाद बच्चों को, जब 6 माह तक तो देखो एक दूध जो होता है, मतलब माँ का दूध स्तनपान कराना चाहिए, वो एक पूरक आहार होता है, सच पूरक आहार होता है पूरा। तो इसके बाद जो अन्य पूरक आहार देते हैं बाकी के, तो वो जो है ना 6 माह के बाद देते हैं, है ना। और ये इसमें आंसर की में क्या था कि 4 माह था। ठीक है, 4 माह के, हम तो मैं देखो आयोग के अनुसार 4 माह ही लगा रही हूँ, वैसे तो 6 माह भी होता है। देखो ये 2010 का है, पहले का है, तो मैं जब ये आया था ना तो उसमें यही है। ठीक है, बाकी तो 6 माह भी है, 6 माह तक पूरा आहार दूध होता है। उसके बाद हम देते हैं दलिया है, दाल का पानी है, बाकी चीजें देना प्रारंभ कर देते। देखो इसमें लिखा है ना आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 6 माह के बाद। ठीक है, अब इसमें 4 माह के बाद लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? नंबर ए है प्रेशर कुकर, बी ऑप्शन है स्टूइंग, सी ऑप्शन है उबालना, डी ऑप्शन है बेकिंग। तो वाष्प के द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो कौन सी विधि होती है? प्रेशर कुकर।
है ना। प्रेशर कुकर में सबसे अच्छी विधि नहीं होती है प्रेशर कुकर, आप तो सभी यूज करते हैं। खैर बहुत पहले तो इतना आसान नहीं था। प्रेशर कुकर में क्या है ना कि एक पौष्टिकता भी बनी रहती है और बाहर उससे निकलती भी नहीं और खाना भी जल्दी पकता है ना। ये है। तो अच्छा, स्टूइंग विधि कौन सी है? स्टूइंग विधि आपको पता है? स्टूइंग विधि जो धीमी आंच में पकाते हैं, ये जो है ये धीमी आंच में पकाते हैं ना। इसको पेन नहीं बना, लिखते को बिना लिखे मजा नहीं आता। धीमी आंच में इसको ना धीमी आंच में पकाते हैं, बिल्कुल जैसे कोई चीज हम भूनते हैं उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं तो धीमे 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 पक जाता है। ये होता है स्टीमिंग। और उबालना तो आप जानते हो, पानी डाल के उबालते हैं। बेकिंग जो भून के पकाते हैं या ओवन वगैरह में करते हैं, है ना, वो हो गया बेकिंग। सूखी विधि है एक तरह से, ये सूखी विधि है बेकिंग। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक है, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक पूछा है। ए ऑप्शन है यात्री चेक, बी ऑप्शन है अकाउंट पेई चेक, बी सी ऑप्शन है वाहक चेक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एक असुरक्षित जो है चेक वो कौन सा है? बताएं तो कौन सा है? अकाउंट चेक। अकाउंट चेक, ठीक है। देखिए यात्री चेक सुरक्षित चेक होता है, क्यों? क्योंकि यात्री चेक यात्रा के दौरान यूज किया जाता है। जैसे नगद पैसे ना हो तो अपना यात्री चेक है आपके पास तो नगद भुगतान नहीं कर सकते, तो उस चेक के द्वारा आप दिखा के वो करके अपना जो भी सामान लेना है या जो भी पैसे पे करने हैं उसके द्वारा हो जाता है ना। और ये वाहक चेक है ना, ये एक बार खो गया ना तो वाहक चेक तो देखो सबसे, हमको तो लगता है सबसे ज्यादा यही है। वाहक चेक में क्या है ना, एक बार खो गया तो फिर ये असुरक्षित होता है। बिल्कुल खो जाने से, चोरी हो जाने पर कोई भी पैसा निकाल सकता है, इसमें कोई भी निकाल सकता है वाहक चेक में। लेकिन इसमें जो है आयोग ने अकाउंट पे ही चेक बोला था। अकाउंट पे ही चेक मुझे लग नहीं रहा, पर देखो जो उसमें था मैं वही बताऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि आयोग द्वारा जो एक बार बता दिया गया बाद में हुआ है तो आप दावा भी कर सकते हो, है ना, कि आपने पिछली बार ये माना था तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। अगर नहीं जानते हो तो आप गलत कर दोगे तो फिर वही आयोग कहेगा कि हमने तो पहले ही ये वाला ऑप्शन माना था। तो वो जरूरी है ना उसके द्वारा जानना। जबकि ये जो है ना अकाउंट पे ही चेक होता है, ये सुरक्षित होता है। ये उसी इसमें जो है ना ऐसे जो है बाई तरफ दो लाइन होता है जिसमें ऐसे लिखा होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं क्योंकि ऐसे जनाएंगे। ऐसे बाई तरफ दो लाइन नहीं होता है तो उसमें ऐसे लिखा होता है ए सी करके, अकाउंट पे ऐसे लिखा होता है, पे ऐसे लिखा होता। तो ये जो है ना ये उसी व्यक्ति के द्वारा निकाला जा सकता है पैसा जिसके खाते में नाम हो, जिसका ये चेक में, यह चेक में जिसका नाम हो उसी के चेक में ये उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा और कोई पैसा इसका नहीं ले सकता, ना ही पैसा और कोई मतलब निकलवा के यूज कर सकता है। जिसके नाम का चेक है वही निकाल सकता है। जबकि ये होगा सुरक्षित। ये मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन इसमें ना ये गलत है, ये सुरक्षित होगा, असुरक्षित नहीं सुरक्षित होगा। अब हुआ ये सही, तभी तो इसका आंसर ये है अकाउंट पेज, जो डाक द्वारा होता है ना, डाक द्वारा ये खाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? निम्न द्वारा किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? ए ऑप्शन है हड्डी, बी ऑप्शन है मांसपेशियां, सी ऑप्शन है जोड़, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो हड्डी क्या है? एक ढांचा है, एक शरीर को स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे हम पुल बनाते हैं तो पहले उसमें क्या करते हैं, सरिया वगैरह लोहे का सब क्या है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पहले बिल्डिंग को एक आकार देते हैं, फिर उसमें मसाला वगैरह ईट वगैरह भरते हैं ना। तो हड्डी तो होगा नहीं है। जोड़, जोड़ तो ज्वाइंट का काम करता है, तो इसमें कौन सा होगा? मांसपेशियां। मांसपेशियां जो है गति प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, एस्बेस्टस कैसे तंतु हैं? ए ऑप्शन है कृत्रिम तंतु, बी ऑप्शन है जानतो तंतु, सी ऑप्शन है वनस्पत तंतु और डी ऑप्शन है खनिज तंतु। एस्बेस्टस कैसे तंतु हैं? खनिज तंतु हैं। एस्बेस्टस जो है अग्निरोधक होते हैं ना, ये इनके कपड़े जो बनाए जाते हैं, जैसे आग वगैरह जल जाता है जो वो सॉरी आग जो जहाँ पे लग जाती है तो अग्निशमन वाले जो आते हैं लोग, तो ये इसके ही जैकेट जो पहने होते हैं ना एस्बेस्टस के होते हैं, जिससे आग से उनकी रक्षा होती है, आग नहीं लगती उनके शरीरों में, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं इसमें जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीन दीवार वाले रसोई घर होते हैं, तीन दीवार वाले रसोई घर कौन से हैं? ए ऑप्शन एल आकार का रसोई घर। एल आकार का तो आप जानते हैं कि दो दीवार होगी, एक ऐसे दीवार होगी और एक ऐसे दीवार होगी। एल हो गया ना, चाहे ऊपर से कह लो या नीचे से कह लो, एल हो गया, है ना, या इधर से गेट हो गया, एल आकार का हो गया। तो एल आकार वाला तो दो दीवार की हो गई। जो डी आकार की रसोई है ना, इसको जान लो। ये जो है ना, ये जो अपंग और पैरालिसिस ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्हील चेयर पे बैठ के अपना काम करते हैं ना, तो वो एक द्वीप की तरह ना ऐसे मतलब बीच में होता है उनका, जो है बीच में किचन होता है और बाकी चारों तरफ सामान रखा होता है चारों तरफ। तो वो क्या करते हैं, बीच से इधर से भी घूम के ले लेंगे व्हील चेयर से, इधर से भी ले लेंगे, इधर से घूम घूम के सामान ले लेते हैं और अपना यहाँ पे खाना बना लेते हैं बीच में। ये उनके लिए होता है, ठीक है, जो द्वीप वाला होता है। डी आकार का कह लो या द्वीप आकार का कह लो। और तीन दीवार वाला और यू आकार का ये एक ही है, तो इसमें क्या होगा? यू आकार की रसोई, है ना। यू आकार तीन दीवार होती नहीं है इसमें, ऐसे करके होती है, देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तीन दीवार हो गई तो यू बन गया, यू आकार की रसोई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। तो ए ऑप्शन है भौतिक सुविधाएं, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत सुविधाएं, सी ऑप्शन है सार्वजनिक सुविधाएं, डी ऑप्शन मानवीय सुविधाएं। तो कैसे हैं? ये सार्वजनिक है। खेल कूद और के मैदान क्या है? सार्वजनिक है, सभी के लिए, कोई स्पेशल एक व्यक्ति के लिए थोड़ी होता है। तो सार्वजनिक सुविधाएं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलित नहीं है? ये बताना, सुमेलित नहीं है, पहले नहीं वाले ऑप्शन है। फेफड़े, निमोनिया,
आंख केराटोमलेशिया, और यकृत पीलिया, हृदय मधुमेह। तो कौन सा है? सुमेलित नहीं है, मतलब एक अंग का नाम है, जैसे ये हो गया अंग का नाम हो गया, और इधर क्या है? ये रोग है। तो ये बताना है कि कौन किसमें नहीं होता है। देखो फेफड़े, निमोनिया तो देखो फेफड़े से संबंधित है। जब खांसी जुकाम निमोनिया जुकाम हो जाती है तो क्या है? फेफड़ा उसमें होता है ना, तो उसमें तकलीफ होती है, फेफड़ों से संबंधित है। आंख केराटोमलेशिया, आंख जो विटामिन ए की कमी से होती है, केराटोमलेशिया जो दिखाई नहीं देता रात में, है ना, क्या बोलते हैं? रतौंधी। हाँ, रतौंधी जो रात में दिखाई नहीं देता, रतौंधी। जो केराटोमलेशिया है ना, इसके लक्षण क्या है? सूख जाती है, ऐसे पतलियां सूख जाती है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, सूख जाती है, धुंधला एकदम धुंधलापन हो जाता है, और है ना, दिखाई नहीं देता है। ये सब जो है इसके लक्षण है, जो रात में दिखाई ना देना एकदम से, तो है ना, रतौंधी में होता है। यकृत, ये पीलिया जो रोग होता है यकृत से संबंधित है। ये वाला नहीं है, डी वाला। जो डी वाला है ये सुमेलित नहीं है। देखो ये किसके संबंधित है? मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, या इंसुलिन नहीं बनता, या इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो इसकी कमी से जो मधुमेह रोग होता है वो क्या है? ब्लड शुगर बढ़ा देता है ना, इंसुलिन की कमी से है। तो ये हृदय से थोड़ी ना संबंधित है। चलिए, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है हमारे उसमें ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाना एक प्रक्रिया है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है मानसिक, सी ऑप्शन ए बी और दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कैसी प्रक्रिया? एक मानसिक प्रक्रिया। देखिए क्वेश्चन पेपर कितना, मतलब ये जो PYQ है ये कितना सरल और कितना इजी पेपर बना था। ऐसे लगता है अब इस तरह का आ जाए ना, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, कोई फेल होगा ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल जा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ए ऑप्शन है अंडा, बी ऑप्शन है डिंबक, सी ऑप्शन प्यूपा, डी ऑप्शन पूर्ण कीट। तो किस अवस्था में करता है? प्यूपा की अवस्था में, है ना। अंडा होता है, लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है। तो तीसरा चरण होता है जो प्यूपा होता है। पहले अंडा होता है ना, ये पहले स्थान पे आता है, फिर दूसरे स्थान पे जो है, दूसरे स्थान पे लार्वा आता है, लार्वा आता है, और तीसरे स्थान पे ये जो है ये है प्यूपा, तीसरे स्थान पे। तो जब प्यूपा को मार के जो है रेशम प्राप्त करते हैं। पूर्ण कीट जब वयस्क अवस्था हो जाता है दोबारा फिर अंडा देता है, फिर दोबारा वो प्रक्रिया चलती है ना, तो उसमें रेशम के वो नहीं प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ए ऑप्शन है अपलोड, बी ऑप्शन है साइबर स्पेस, सी ऑप्शन है प्रकाशीय भंडारण, डी ऑप्शन है मोडेम। तो इसमें कौन सा नहीं? प्रकाशीय भंडारण, प्रकाशीय भंडारण। बाकी है सूचना वगैरह जैसे अपलोड करके फिर उसमें डाल दिया जाता है इंटरनेट पे। साइबर तो है ही है, सबसे ज्यादा चला हुआ है ना, मोडेम। चलिए भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को आय राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से अन्य से भिन्न है। अच्छा इसमें कौन से है जो मतलब जितने दिए हुए इसमें आय का मतलब क्या कर है ना, उसमें राहत प्रदान करता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत पत्र, बी ऑप्शन है सार्वजनिक भविष्य निधि, सी ऑप्शन इंदिरा विकास पत्र, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? इंदिरा विकास पत्र। इंदिरा विकास पत्र का दूसरा नाम क्या है? किसान विकास पत्र। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? किसान विकास पत्र। किसान, मेरी दूसरी पेन देना जरा, चल नहीं रही है। किसान विकास पत्र, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। किसान विकास पत्र, ठीक है। इंदिरा विकास पत्र को किसान विकास पत्र भी कह लें, आप समझ लेना, नहीं तो पता लगे कि आप ना समझ पाओ। राष्ट्रीय बचत पत्र आप जानते हैं NSC होती है जो सरकारी योजना होती है ना, ये होती है NSC, ठीक है, ये वाला। और ये सार्वजनिक भविष्य निधि जो होती है, PF वगैरह जो करते हैं ना, सार्वजनिक भविष्य निधि जो दीर्घकालीन बचतें होती है, जैसे जो सरकारी उसमें होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके PF फंड कटता नहीं है, तो वो बाद में फिर मिलता है। एक दीर्घकालिक भविष्य बचत के लिए होता है जो सुरक्षित, एक अपना बुढ़ापा सुरक्षित के लिए होता नहीं है, वो है सुरक्षित जीवन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार ये तो बड़ा लंबा है। चलिए, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य किया गया? आगे देखिए इसमें यही है कि किस वर्ष में अनिवार्य किया गया था। यूपी में जब गृह विज्ञान विषय को हाई स्कूल में मतलब कक्षा 10 में अनिवार्य विषय के रूप में कब जोड़ा गया था? ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन 1955 में, सी ऑप्शन 1960 में, डी ऑप्शन 1965 में। तो कब जोड़ा गया था? 1960 में। हाँ 1960 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे मनोवैज्ञानिक को पहचानने से जिसने कहा कि किशोरावस्था को समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है। शब्द क्या है? परिवर्तन, 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 शारीरिक परिवर्तन,
सामाजिक और मनोसामाजिक, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मनोसामाजिक परिवर्तन। तो ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा है? कोड वर्ड यही याद रखना, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। किशोरावस्था को किसने कहा है? तो इसमें ए ऑप्शन है रॉस ने, बी ऑप्शन है जेरशील्ड ने, और सी ऑप्शन है बिग हंट ने, बिग हंट होगा, और डी ऑप्शन है क्रो और क्रो ने। तो किसने कहा है? बिग हंट ने, बिग हंट ने। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। कौन सा ऐसा भोजन तत्व है जो ऊर्जा नहीं मिलती है जिसको खाने से? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है खनिज लवण, डी ऑप्शन है वसा। तो इसमें किसमें नहीं मिलती है? खनिज लवण में। खनिज लवण क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, ये विटामिन और वो होते हैं ना, मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? बृहद पोषक, दीर्घ पोषक तत्व है ना, दीर्घ पोषक इनमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन में भी, वसा में भी, इनमें जो है ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये क्यों ऐसे चिल्ला रहा? कौन सा कथन असत्य है? यही होता है यार, क्या ही करूं। ए ऑप्शन विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, बी ऑप्शन है विकास एक अविराम प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, डी ऑप्शन विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी ऑप्शन विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसमें कौन सा बताना गलत है? ठीक है, गलत बताना, गलत है। देखो विकास केवल परिपक्वता का परिणाम, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बताया जहां पे केवल शब्द आ जाए वो मतलब निगेटिव है, उसको काट ही देना है ना। मैंने पहले ही बताया केवल शब्द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। विकास एक अविराम प्रक्रिया, अविराम का मतलब कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हाँ, ये तो विकास जो है अविराम मतलब कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना, जीवन पर्यंत चलती है। एक कुत्ता भौंक रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। सी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, बिल्कुल विशेषताएं होती हैं। देखिए जब बच्चे बचपन में होते हैं तो उसमें कम होती हैं, बड़े होते हैं तो उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, उसमें मतलब कुछ ऐसे और अंगों का विकास होता है ना। बहुत सी चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछे आना, तो ये एक अवस्थाओं के बाद ही आता है ना, एक किशोरावस्था में ही आता है। तो कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं, है ना। जैसे लड़कियों में स्तन और वगैरह, और लड़कों का आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है किशोरावस्था में। बालपन में तो सब इतना नहीं हो रहता है ना। तो एक विशेष इनके अवस्था होती है, एक चरण होती है, तो उसके बाद ही होगा। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल होता है, सामान्य होता है। पहले बच्चा हाथ से कोई चीज पकड़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद उंगलियों को जो है प्रयोग करना सीखता है ना, खाना वगैरह खाना या कोई चीज बॉल वगैरह पकड़ना, तो उंगलियों का यूज बाद में करता है, पहले वो पूरे हाथ का या और अपने बॉडी का पूरा उपयोग करता है ना। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन है डिंबावस्था, बी ऑप्शन है गर्भ शिशु की अवस्था, सी ऑप्शन है भ्रूणावस्था, डी ऑप्शन है बीजावस्था। तो कौन सी है? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था द्वितीय अवस्था होती है, डिंबावस्था तो प्रथम होती है, पहले ही होती है ना। डिंबा बीजा, तो द्वितीय अवस्था में कौन सी है? भ्रूणावस्था। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। ठीक है, मैं इसमें लगा देती हूँ भ्रूणावस्था। तो आप लोग चलिए, अगर जो भी चैनल में पहली बार आए हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। आप लोग बताते नहीं हो तो मजा नहीं आता, आप बताया जरूर करो कि क्या कमी है, क्या और चाहिए। देखो आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा ना। अपने तरीके से तो हर इंसान 100% देता है कि नहीं। और देखिए, और हम बेटर ही करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करवाएंगे। और एलटी की वैकेंसी आ गई है, इसके लिए आप ओटीआर कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए और फार्म भर दीजिएगा। बहुत अच्छी उसमें आई है, और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। अब मैं क्या ही रहा हूँ उस पर वीडियो, क्योंकि बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग दुनिया भर के लोग बता ही तो रहे हैं, है ना। तो क्या है मैं बताऊं, इतना कोई वो तो है नहीं कि पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसी चीजें हैं ना कि बुरी और अच्छी चीजें इतनी तेजी से फैलती हैं, इतनी तेजी से फैलती हैं कि इनको जो है किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसे रातों रात में एक वीडियो तैयार हो जाती है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक।